रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फ़हीम के साथ। और दोस्तों, आज जो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं वो कार्यक्रम कोई घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का नहीं है। ये आपको लगातार सुनने को होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें वो बताई जाएंगी कि जो हम सब के लिए ज़रूरी होती हैं। और इसके लिए बारी-बारी से बहुत सारे हमारे गेस्ट हैं जो आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। टॉपिक अलग हैं, लेकिन आज मेरा टॉपिक है पर्यावरण। और पर्यावरण की जब बात आती है तो देखिए, पर्यावरण जो एक शब्द है ना, इसके मायने हैं, इसको अगर हम संधि विच्छेद कर लें तो परि और आवरण। परि का मतलब होता है परिधि, हमारे चारों तरफ की जो परिधि है, और आवरण का मतलब आप समझते ही हैं, एक कवर्ड चीज़। तो पर्यावरण की जब बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ एक गेस्ट थे हमारे डॉक्टर, और बहुत अच्छी बातें बता रहे थे गोस्वामी जी, आपको बड़े विस्तार से बताई थी। लेकिन अब टॉपिक चेंज होता है। अब जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने दूसरे मेहमान के साथ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है जल। और जल के बिना आप जानते हैं जीवन संभव बिल्कुल नहीं है। जल से ही जीवन का आरंभ हुआ, जल ही जीवन का आधार है। मानव शरीर का आप भी जानते हैं कि 70% भाग जल से निर्मित है। और पीने के अलावा कई उद्देश्यों के लिए दैनिक जीवन में जल का इस्तेमाल किया जाता है। और दुनिया में सभी जीवों के लिए जल की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने मेहमान का, जो कि स्टूडियो में आए हैं, डॉक्टर मुखर्जी। और इनके बारे में बताऊं कि ये प्रोफेसर हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो मुखर्जी से बहुत सारी बातें करने वाला हूं, ये हैं डायरेक्टर MRCAWTM। आपका मुखर्जी जी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। धन्यवाद फ़हीम साहब। हाँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मुखर्जी, बात करेंगे पानी के बारे में। और पानी की जब बात आती है, भाई देखिए, ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको एक दिन खाना ना दिया जाए तो आप कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको 2 दिन खाना ना दिया जाए तब भी आप कहेंगे कोई बात नहीं है भाई। अगर 3 दिन भी खाना ना दिया जाए, 4 दिन भी ना दिया जाए, कहने का मतलब है कि हफ्ते भर भी खाना ना मिले आपको तो आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब आपको पानी ना मिले 1 दिन, 2 दिन, तो आपका हाल क्या होगा। आप खुद सोचिए। तो आज पानी को लेकर के बहुत सारी बातें करने वाले हैं अपने मेहमान डॉक्टर मुखर्जी से। तो डॉक्टर मुखर्जी, सबसे पहला तो सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो पानी की जब बात आती है तो सवाल तो बहुत सारे जहन में आने लगते हैं। और पर्यावरण में पानी का क्या महत्व है, उसकी क्या वैल्यू है, ये आप हमारे दोस्तों को ज़रूर बताएं। ऐसा है कि पर्यावरण में 3 आवरण, जैसे आपने कहा, जी। 3 आवरण होते हैं। जी। इसमें जिसको हम एटमॉस्फेयर या वातावरण, हम्म, हाइड्रोस्फीयर जी। माने जल, हम्म, या तीसरा लिथोस्फीयर माने धरती। ये 3 आवरण से मिला के पर्यावरण होता है। जी। तो हाइड्रोस्फीयर अपने आप में एक स्फीयर है, हम्म, जो कि मतलब जल, जिसमें यदि पृथ्वी को ऊपर से देखें, पृथ्वी से दूर, हम्म, अंतरिक्ष से, तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। हम्म, तो क्योंकि इसमें जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है, इसकी 2/3 भाग जो है जल से आच्छादित है, और केवल 1/3 भाग ही जो बचा हुआ वो धरती है। तो इसीलिए ये ब्लू कलर का जो प्लैनेट है, ये ब्लू दिखता है। मान लीजिए आज एक अंतरिक्ष से कोई आ जाए, काल्पनिक प्रश्न है, अंतरिक्ष से कोई आकर देखे, तो ये धरती के बारे में यदि उससे पूछा जाए कि आपने धरती में क्या देखा, पृथ्वी पर क्या देखा, तो बोलेगा कि एक पिंड था जो पानी से ढका हुआ था। हाँ। और पानी के अंदर क्या था, बोले बहुत सारे जीव थे। और लेकिन जब उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि भाई ये पानी से ढका हुआ केवल पानी ही पानी था, बोले नहीं, कुछ थे और भी क्षेत्र थे जिसको हम लैंड बोल सकते हैं, धरती बोल सकते हैं। लेकिन उस पे क्या थे, तो उसमें क्या थे, उसमें तो पेड़ पौधे थे। तो इंसान की बारी बहुत बाद में आएगी। इंसान किस
लेकिन जल जो है ना, हम्म, समुद्र में जो 2/3 भाग है, जी इसमें खारा जल मिलता है। जी। और खारे जल में ढेरों प्राणी जीवन वहाँ पर रहता है। तो पृथ्वी में मनुष्य के अस्तित्व कुल संख्या और जीवों की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि मानव के पृथ्वी में टोटल जीवों की संख्या की तुलना में मानव का संख्या बहुत कम होते हुए भी हम्म, हर जीवित प्राणी का बहुत सारा हिस्सा जल से बना है। मानव जीवन का, मानव शरीर का जो है हम्म, 70% हिस्सा जल से ढका जल हुआ है। से होना सही बात है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं पर्यावरण में जो हाइड्रोस्फीयर है हम्म, और इंसान जो इस पर्यावरण में रहता है, जो धरती पर रहता है स्थल वाले पोर्शन में, तो उसका भी 70% जो है पानी का बना हुआ है या जल का बना हुआ है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए दोस्तों, जब पानी की बात आती है तो आपके भी ज़हन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और वही सवाल मैं आपकी ओर से आज के मेहमान डॉक्टर मुखर्जी से पूछ रहा हूँ। डॉक्टर मुखर्जी ने पहले सवाल का जवाब दिया है। अगला सवाल है मुखर्जी के स्वच्छ जल की अगर हम बात करें, कहते हैं ना कि स्वच्छ जल की जो मात्रा है वो बहुत कम है, और सभी लोग जानते हैं। स्वच्छ जल की मात्रा सीमित है या कम है, और फिर इसके पृथ्वी की आवश्यकता की आपूर्ति कैसे हो सकती है, या जो पृथ्वी पर जीव रहते हैं उसकी ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है, जबकि हमें मालूम है कि स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम है। बिल्कुल ठीक कहा प्रेम साहब कि जो पृथ्वी में हाइड्रोस्फीयर या जल तंत्र जिसको हम कहते हैं, उसका 97% हिस्सा, हम्म, 97% जो पार्ट है वो खारा पानी है। और 3% हिस्सा ही जिसको मीठा जल बोला जाता है। हम्म, लेकिन इस 3% हिस्से में भी जो मानव सभ्यता है उसका पहुंच ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम भाग जो है वो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ की चट्टानों के रूप में, बर्फ के रूप में ऊंची चोटियों में आच्छादित है। हम्म, और केवल 3% में से कुछ लेस देन 1% ही सतही जल जो नदी नाले तालाबों में मिलते हैं उसके रूप में, या उससे भी ज़्यादा भूजल के रूप में समुद्र जो हमारे पृथ्वी की गहराई है उसमें मिलता है, जो कि स्वच्छ जल या मीठा पानी के रूप में इसको बोला जाता है। जी, इस तरीके से यदि आप देखें, स्वच्छ जल जो है, स्वच्छ जल की मात्रा सीमित है। लेकिन अब इस स्वच्छ जल से ही हमको हमारी ये 3% जरूरत है समुद्र के साथ। लेकिन वातावरण में हमारे एक साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं जल चक्र। जल चक्र क्या होता है कि समुद्र का पानी वाष्प बन के उड़ता है और बारिश के रूप में पूरे स्थल भाग में गिरता है, और उसी बारिश को ही हम जल के, मीठे जल का मुख्य स्रोत मान सकते हैं। और यही बारिश का पानी जो है नदी तालाबों में इकट्ठा होता है या भूजल के अंदर मुख्य रूप से आता है। इवन ग्लेशियर के रूप में जो हमारे ऊंची चट्टानों में रहते हैं, उनमें भी यदि आप देखेंगे तो प्रेसिपिटेशन के रूप में, बर्फ के रूप में या स्नोफॉल के रूप में उन क्षेत्रों में पानी का ठोस रूप बर्फ के रूप में वो पाया जाता है। तो उसके गलने से थोड़े बहुत, जैसे भारत देश में यदि आप देखें तो हिमालय की चोटियों में ग्लेशियर मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा जी। तो सियाचिन ग्लेशियर या इस गंगोत्री, यमुनोत्री, इन ग्लेशियरों में से पानी पिघलता है और साल भर हमारे जो प्रमुख नदी है गंगा, उसमें स्रोत साल भर बना रहता है। लेकिन हमारे देश के ही दक्षिण क्षेत्र हैं जहाँ पर कि इस तरीके का कोई ग्लेशियर नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ के जो नदी नाले हैं उसमें साल भर पानी का रिसाव नहीं होता है। लेकिन यदि कोई नदी साल भर बह रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो उसको पानी मिल रहा है। जी, तो ये भूजल है जो नदी और नाले को पेरिनियल या सतत रूप से साल भर चलने वाली बना के रखती है। तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर या भूजल और सतही जल जिसको सरफेस वाटर बोलते हैं, इन दोनों के मिश्रण को मिलाकर ही हमारे धरती की जो आपूर्ति है या आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती रहती है।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दोस्तों, दुनिया के हर जीव को, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, दुनिया के हर जीव को जीने के लिए जल की ज़रूरत होती है। और छोटे कीड़े से लेकर ब्लू व्हेल तक पृथ्वी पर हर जीवन पानी की उपस्थिति के कारण मौजूद है। पौधे के बढ़ने और ताज़ा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम छोटी से छोटी मछली की भी बात कर लें ना, तो छोटी मछली से लेकर बड़ी मछली तक को पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी से उनका अस्तित्व रहता है, उसी से उनका जीवन है, उसी में उनकी ज़िंदगी है। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ डॉक्टर डायरेक्टर मुखर्जी, माफ़ कीजिए। स्वच्छ जल की अगर हम बात करें, तो स्वच्छ जल का इंसान के ऊपर बहुत असर होता है, लेकिन ये जो जल है इंसान के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्वस्थ जल का मानव स्वास्थ्य, या फिर हम दूसरी बात कहें कि हमारे आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में क्या महत्व है? तो फहीम साहब, जैसे आपने जो स्वच्छ जल या मीठा पानी, हम उसको मीठा पानी भी कई बार बोलते हैं, जी। तो आपने सुना होगा वाटर एंड हाइजीन, जी। हमारा स्वास्थ्य, हम्म। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता है। क्योंकि एक बात ये कहा जाता है कि जो हमारे अंदर बीमारियां, जो समाज में बीमारियां फैली है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, उसके 80% जो बीमारियां होता है वो जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीज माने जल जनित रोग। तो जल जनित रोग, तो मतलब स्वच्छ पानी की उपयोगिता आप समझ सकते हैं कि यदि इंसान को स्वच्छ पानी ना मिले तो उसको पीने का शरीर के साथ उसके माने हाइजीन के रूप में उसको रोज अपने शरीर को स्वच्छ रखना होता है। पीने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जरूरत होता है, और अपने शरीर को निरोग बनाए के रखने के लिए उसको उसकी स्वच्छता की भी जरूरत होती है। तो आप सुबह उठकर सबसे पहले जो दैनिक क्रियाएं करते हैं वो आप किससे शुरू करते हैं? आपको स्वच्छ पानी की आवश्यकता होता है। सारे पानियों का ऐसे ही देश के तंत्र को चलाए रखने के लिए आर्थिक जरूरत जरूरी है। आर्थिक जरूरत की पूरी पूर्ति के लिए भी स्वच्छ जल की आवश्यकता होता है, क्योंकि स्वच्छ जल ना अवेलेबल हो, क्योंकि जल जो है आज के डेट में एक बड़ा इकोनॉमिक पावर है या इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस है। आप देखेंगे हर 10 में से कम 4 से 5 लोग आज किसी न किसी रूप से जो जीविका अर्जन कर रहे हैं वो पानी या पानी से जुड़े हुए होते हैं। तो आप देखेंगे कि स्वच्छ जल जो हमारे घरों में विभिन्न स्रोतों के द्वारा आता है, चाहे वो भूगर्भीय स्रोत हो या सतही स्रोत हो या नदी नाले हो, डैम हो, कैनाल हो, अलग अलग शहरों में स्वच्छ जल जो सरकार आपके घर घर तक पहुंचाती है उसमें किसी न किसी इसी तरीके के स्रोत का इस्तेमाल होता है। तो इन स्रोतों में स्वच्छ जल आपको दिया जाता है। लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा कि आपके पर्टिकुलर घर में कहाँ से पानी आता है? तो इसी तरीके की जो चेतनाएं हैं ये हमको बढ़ाने की जरूरत है स्वच्छ जल के लिए। जब हमारे घर में पानी आता है तो उसके जो कुल पानी का 80% भाग वापस हम निस्तार पानी के रूप में घर से बाहर निकाल देते हैं। ये निस्तार का पानी, जिसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं, ये कुल हमारे घर में आए हुए पानी का 80% होता है। तो मतलब ये हुआ कि केवल 20% जल को ही हम कंज्यूम करते हैं या कंजम्पटिव यूज के रूप में यूज करते हैं। कंजम्पटिव यूज मतलब पेयजल एवं कुकिंग वाटर, ये दो ही है जिसका आप उपयोग पूरी तरह कर लेते हैं। बाकी चाहे नहाने का हो, धोने का हो या जो भी है, वो पानी वापस आपके जो ड्रेन सिस्टम है उसके थ्रू बाहर वापस शहर में आ जाता है। और इसके प्रबंधन के लिए पूरा का पूरा तंत्र बना के रखना पड़ता है। नहीं तो आपको पता है कचरे का ढेर तो 2-4 दिन रह जाए तब परेशानी होती है, लेकिन गंदा पानी इकट्ठा हो जाए तो उससे तुरंत कितनी सारी बीमारियां फैल सकती है। तो आज के रूप में यदि हम देखें तो स्वच्छ जल जो है जितना हमारे मानव शरीर के स्वस्थ रहने में उपयोगी है, उतना ही हमारे अर्थतंत्र को चलाने में भी स्वच्छ जल की उतनी ही बड़ी भूमिका है। जी,
उतनी ही ज़रूरत है अर्थतंत्र को चलाने के लिए। ऐसा कहना है हमारे मेहमान डॉक्टर मुखर्जी का। और डॉक्टर मुखर्जी आपको सारी बातें बता रहे हैं पानी को लेकर। और पानी को लेकर के देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप जागरूक नहीं हैं, आप भी जागरूक हैं, लेकिन कभी कभी जगाना पड़ता है, आपको उठाना पड़ता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम, जो कार्यक्रम नॉन स्टॉप चलेगा और 5 दिन चलेगा। 5 दिन तक आपसे बातों का सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि टॉपिक अलग अलग होते रहेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था डॉक्टर गोस्वामी जी से क्लाइमेट के बारे में, अब बात हो रही है पानी के बारे में। और ये सभी पहलू हम सब के लिए ज़रूरी हैं जो इस ग्रह यानी कि पृथ्वी पर रहते हैं। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया जा रहा है, जो कि लगातार आप सुन सकते हैं और आधारित है सस्टेनेबिलिटी पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो एसडीजी का आपने नाम सुना होगा। 17 एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं और वो पूरे पूरे संसार के लिए हैं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं है। इसलिए आज उन्हीं को लेकर के हम बातें कर रहे हैं। बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। जो प्रयास हम कर रहे हैं वो प्रयास आपके बगैर अधूरा है। चलिए लेकर के चलता हूँ अगले सवाल की ओर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुखर्जी। और अगला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ मुखर्जी जी, कि जब पानी की बात चल रही है तो स्वच्छ जल का बचाने की बात भी आती है। भाई देखिए, समस्या की बात तो हम करते हैं, लेकिन समाधान से हमें परे नहीं होना चाहिए। हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, उस जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? जल संरक्षण जो है ये बहुत ही आवश्यकता है, आज के दिन का नितांत आवश्यक प्रश्न हो चुका है। क्योंकि जैसे पृथ्वी पे आपको पता है, पृथ्वी में दिनों दिन पॉपुलेशन या जनसंख्या बढ़ती जा रही है। न केवल हमारे देश में, पूरे विश्व में जनसंख्या का विस्फोट एक तरीके से हो चला है। लेकिन यदि आप देखें कि हमारा जो वाटर साइकिल है, जिसको जल चक्र बोलते हैं, उसमें जल की मात्रा हमेशा एक सीमित है। वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो अब लेकिन हमारी जो एक इंसान को केवल स्वच्छ जल या मीठे पानी की जरूरत है। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो कुल जल की मात्रा यदि सीमित है, तो जो सीमित जल है उसके ही उपयोग सब लोग करना चाहेंगे। तो अब ऐसे स्थिति में जो पहले हमारे को, हम जब भारत देश आजाद हुआ तो हमारे पर प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो जल की थी वो 5000 से 6000 मीटर क्यूब पर एनम हुआ करता था, जो अब घट के करीब करीब आपका 1100-1200 मीटर क्यूब पर एनम रह गया है। इसका मतलब प्रति व्यक्ति जल का जो टोटल है वो घटता चला जा रहा है। अब यदि इसको टोटल, जब कुल पानी घटता चला जा रहा है, तो आपको अपने पानी का संरक्षण करना उतना ही जरूरी है जितना अपने स्वास्थ्य को या अपने जीवन का संरक्षण करना जरूरी है। क्योंकि आपने तो शुरू में ही कहा है, जल ही जीवन है। तो यदि जीवन को बचाना है तो पानी को बचाना है। और कुछ लोग कहते हैं जल है तो कल है। मैं तो बोलता हूँ जल है तो कल है, तो कल तो बाद में आएगा। जल है तो आज भी है और कल भी था। जल था बोल के ही ये जिंदगी है। आपने सुना होगा कि हमारे सौर मंडल में हमारे पृथ्वी के छोड़कर और किसी भी ऐसा कोई पिंड नहीं है जहां जीवन है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि पृथ्वी पे पानी है, इसीलिए पृथ्वी पे जीवन है। हाँ, लोगों ने कुछ और जगह में, दूसरे ग्रहों में जीवन के अस्तित्व को खोजने की कोशिश किया, तो ये पता चला कभी वहां जल का अस्तित्व रहा होगा, लेकिन आज नहीं है। इसीलिए आज वहां पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है। यूनिसेलुलर, एक कोशिका से लेके मल्टी सेलुलर तक का जीवन, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वनस्पति जगत हो या प्राणी जगत, इसके उपयोग के लिए जल की जरूरत है। हाँ, आप बोल सकते हैं कुछ जल, जो खारा पानी में भी कुछ जंतु जीवित रहते हैं, लेकिन जब इंसान की बात की जाए,
मानव मात्र की बात की जाए तो मानव मात्र के लिए तो स्वच्छ जल का जरूरत है। तो जल संरक्षण जो है हर आदमी का अपना कर्तव्य हो चुका है और हर आदमी को इसके लिए प्रेरित होना जरूरी है। तो जल संरक्षण जो है अब एक अभियान ना रह के ये हर आदमी का कर्तव्य हो चुका है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने मुखर्जी जी। देखिए दोस्तों, बात जल की चल रही है, तो जल की शुद्धता और गुणवत्ता की जहाँ तक बात है, वर्तमान समय में, मौजूदा समय की आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जल की गुणवत्ता को लेकर लोग सजग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, होते हैं, बहुत सारे लोग जागरूक होते हैं और लोग सरकार के ज़रिए प्रमाणित कंपनियों से भी जो पैक्ड पानी होता है वो भी ख़रीदते हैं। और कई कंपनियां जल में मैग्नीशियम मिनरल्स यानी कि इनका इस्तेमाल तत्वों को मिलाने का दावा करती हैं और सरकार के साथ ही हमें भी जल की शुद्धता को लेकर सजग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी संरक्षण की बात चल रही थी, तो हमें जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें पानी को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत ना हो तो जल का इस्तेमाल ना करें, इतनी सी बात है। और हम कई बार नहाने के लिए, जैसे अभी इनसे पहले हमारे जो मेहमान थे वो बता रहे थे कि वो आधी बाल्टी में नहा लेते हैं। अभी डॉक्टर गोस्वामी मेरे साथ थे, डॉक्टर साहब, तो वो कह रहे थे कि मैं आधी बाल्टी से स्नान करता हूँ। ठीक है फहीम साहब, आपने बिल्कुल सही बोला। आपने गुणवत्ता की बात छेड़ी तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जी। हमारे देश में एक फैशन सा चल पड़ा है कि हर घर में आरओ लगाना चाहिए। हम्म। तो आरओ का एक छोटा सा क्या होता है आरओ, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। जी। एक तरीके का आरओ में जो प्रक्रिया होती है वो नैनो फिल्ट्रेशन की होती है। हम्म। जो पानी का आयन है, आयनिक रेडियस है, वो जो है केवल उसके थ्रू जा पाती है और जितने भी तत्व उसमें मिले होते हैं, घुले होते हैं पानी में, वो सारे का जो आयनिक रेडियस है वो पानी के आयनिक रेडियस से बड़े होने के कारण वो मेम्ब्रेन के दूसरे तरफ रह जाते हैं और जो पानी केवल उसके थ्रू छन सकता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, केवल 60% वाटर जो है वेस्ट चला जाता है, 40% वाटर ही उधर आपको शुद्ध पानी के रूप में, जिसको आप आरओ वाटर बोलते हैं, उसमें मिलता है। तो इससे गुणवत्ता, हमको लगता है कि हमने गुणवत्ता इसका अच्छा कर लिया। लेकिन जब आरओ की आवश्यकता केवल उन जगह में है जहां जल में कोई अशुद्धि हो, तो सबसे पहले हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जल में वो सारे तत्व यदि हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को नेगेटिवली असर कर सकते हैं, जिसकी बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ सकता है, तभी हमको आरओ यूज करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बोलूं, आर्सेनिक या फ्लोराइड या ज्यादा सैलिनिटी, ये चीजें यदि हो तो आप आरओ इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आरओ की जरूरत नहीं है। आरओ से क्या होता है कि आरओ जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के साल्ट को भी रोक देता है। और ये स्टडी आजकल बताती है कि जब लगातार आरओ का पानी लोग पीते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम सॉल्ट जब कम हो जाता है तो जो कार्डियोवैस्कुलर मसल्स है, जो हमारे हृदय की धमनियां हैं, हमारे उसकी मांसपेशियां हैं, वो वीक होने लगता है। तो कुछ आरओ कंपनी ने अब क्या करने की कोशिश किया है कि एक बार छन जाने के बाद दूसरे सॉल्ट उसमें मिलाकर उसकी टीडीएस बढ़ाते हैं। तो टीडीएस बढ़ाकर आपको टीडीएस तो उतना दिखा दिया जाता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो खनिज थे, तत्व थे, उनको छान देने से आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के जो रिक्वायरमेंट है जल में, जो खनिज तत्व लवण की जो उपयोगिता है आपके स्वास्थ्य के लिए, वो सारे छन जाते हैं। तो मेरा कहना है दोस्तों कि आप आरओ का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन उन जगह में कीजिए जहां इसकी सही में जरूरत हो। बाकी जगह में अपने घर में केवल फैशन स्टेटस के रूप में या आर्थिक ये दिखाने के स्टेटस के रूप में आरओ का इस्तेमाल मत कीजिए। इसका जल के बचाव के साथ भी संबंध है और आपके स्वास्थ्य के साथ भी संबंध है। क्या बात है। तो भी देखा, आपके स्वास्थ्य के साथ कैसा रिश्ता है इस पानी का जो कल कल बहता है
और जब गर्मी का मौसम होता है तो अगर आपको मटके का ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल जाए, आप एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जल है ना, वाकई में ये लाइन गलत नहीं है कि जल ही जीवन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीछे मैं आपसे कह रहा था कि पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है मुखर्जी साहब कि हम टैप को खुला छोड़ देते हैं, या वो कहीं से लीक हो रहा है तो उसकी हम परवाह नहीं करते हैं, सोचते हैं चलो प्लम्बर को बुला लेंगे और सही करा लेंगे, अभी वक्त नहीं है हमारे पास। अगर हम ऐसे ही जल का दुरुपयोग करते रहे, ऐसे ही उसका इस्तेमाल करते रहे, तो एक दिन हम अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए पानी को जितना हो आप बचाएं, और जितना आप कम से कम पानी को इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन आप उसको व्यर्थ बिल्कुल ना बहाएं। यही कहना चाहता है रेडियो मानव रचना 107.8 आप आपसे। लेकिन आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान मुखर्जी साहब, और मुखर्जी साहब बड़ी अच्छी तरह से बता रहे हैं पानी के बारे में, जल के बारे में। देखिए मुखर्जी साहब, हमने बहुत सारी बातें कर तो ली हैं, लेकिन अब बात करते हैं, पब्लिक की बात बहुत हो गई, नागरिकों की बात बहुत हो गई, अब ज़रा बात कर लेते हैं सरकार की। और सरकार की जब बात करते हैं तो एक सवाल बनता है कि सरकार के द्वारा स्वच्छ जल के संरक्षण के कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो किए जा रहे हैं। ऐसा है फहीम साहब, हर सरकार आज़ादी के बाद से इस पे मतलब दृढ़ संकल्पित है जी। कि उसको अपने नागरिकों तक स्वच्छ जल पहुंचाना है। हम्म, तो और उधर स्वच्छ जल की कमी होती जा रही है नागरिक के पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। जी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम शुरू किए हैं जिसमें पानी को की संरक्षण किया जाए, जल स्वच्छ जल की संरक्षण किया जाए। उसमें से सबसे पॉपुलर जो आज के समय का स्कीम है, जिसका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसको हम नमामि गंगे के नाम से जानते हैं। जल संसाधन मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय जब जो उसका अब नाम है, उस पे आपने देखा होगा, उसके वेबसाइट पे आप जाएंगे तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ा जोर है। और जैसे कि कहा जाता है कि गंगा जो है इस देश की जीवन रेखा है, क्योंकि गंगा का जो कछार है या बेसिन है वो करीब करीब 25% 30% क्षेत्र को कवर करती है। तो इस 25-30% क्षेत्र में सबसे डेंसली पॉपुलेटेड लोग रहते हैं। तो जल संरक्षण के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें नदी घाट की स्वच्छता तो है ही है, छोटे छोटे नाले जो नदियों में आके मिलते हैं, जो प्राकृतिक नाले हैं उनको स्वच्छ रखना, जो घरों से, फैक्ट्रियों से, शहरों से, दूसरे जगहों से, औद्योगिक इकाइयों से जो प्रदूषित जल निकलते थे वो सीधे हमारे देश में इस चेतना की कमी के कारण पहले लगातार ऐसे प्रदूषित जल को नदियों में बहा दिया जाता था, जिससे हालत ये हो गई है कि देश में कोई भी बड़ा मेजर रिवर जिसको बोलते हैं वो आज उसका पानी जो है डायरेक्टली पीने योग्य नहीं रह गया है। तो मतलब यदि स्वच्छ जल अब नदियों के बड़े नदियों में स्वच्छ जल सीधे रूप से प्रभावित नहीं होती है, जो भी जल प्रभावित होती है उसको पहले प्यूरिफाई करना पड़ता है, शुद्धिकरण करना पड़ता है, तभी हम आपको उसको पीने लायक बना सकते हैं या नहाने लायक बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत, नाम भले ही नमामि गंगे हो, लेकिन सारे बड़े रिवरों के साथ में ये काम शुरू कर दिया है कि जितने भी प्रदूषित जल के स्रोत नए नदियों में आके मिल रहे थे उनको जल्दी से अपने को शुद्ध करना है। और इस तरीके से हमने देखा कि नमामि गंगे के अलावा और बहुत सारे स्कीम हैं जिसमें जल संरक्षण को, शुद्ध जल के संरक्षण को बढ़ाया गया है। जैसे अटल भूजल योजना है, अटल भूजल योजना में भूमि जल का संरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। फिर जल जीवन मिशन है जहां शुद्ध जल को आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तालाबों का सौंदर्यीकरण, तालाबों का शुद्धिकरण, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद जंगलों को लगाना, फॉरेस्ट्रेशन है,
डेजर्टिफिकेशन है, हम्म। ये सारे कार्यक्रम जो है, वेस्टलैंड मैनेजमेंट है, ये जल संरक्षण के लिए उपयुक्त है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दोस्तों, क्या है कि पानी की अगर हम बात करें तो पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है, जो पौधों और जानवरों के लिए भी ज़रूरी है। हम पानी के बिना अपने दैनिक जीवन का नेतृत्व नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। और पानी हमारे शरीर के आधे से ज़्यादा वज़न को बनाता है। और पानी के बिना दुनिया के सभी जीव मर सकते हैं। और पानी केवल पीने के लिए ही नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों, जैसे हमें नहाना है तो पानी चाहिए, खाना बनाना है तो पानी चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए तो पानी चाहिए, और भी कपड़े धोने हैं तो भी तो पानी की ज़रूरत होती है ना। इसीलिए पानी की आवश्यकता तो हमको हर वक्त रहती है, इसीलिए इसका बचाना भी ज़रूरी है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, और अगर कुछ विद्यार्थी सुन रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है ये कुछ फ़ायदेमंद हो। जल हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बनता है, यही ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही। तो जल हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बनता है। इसका रासायनिक जो सूत्र है, फॉर्मूला H2O। और जल की तीन अवस्थाएं होती हैं मेरे दोस्त, ठोस, द्रव और गैस। पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर जल विद्यमान है, परंतु इसका 97% हिस्सा खारा है, जिसे किसी भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ये महासागरों, सागरों के रूप में वितरित है। और जल एक रासायनिक पदार्थ होता है, ये रंगहीन, गंधहीन होता है। इसका अपना कोई रंग नहीं होता, जिसमें घोला जाए उसी का रंग ले जाता है। इसीलिए हमारे भारतीय सिनेमा में एक गाना है ना मुखर्जी साहब, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे पानी को लेकर के हमारे भारतीय सिनेमा में गाने लिखे गए, गाने कंपोज किए गए, गाने बनाए गए। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं पानी को लेकर के अपने मेहमान डॉक्टर मुखर्जी से कर रहा हूँ। सवालों का सिलसिला जारी है। अगला सवाल है मेरा, जो कि खेती बाड़ी से थोड़ा सा संबंध रखता है मुखर्जी साहब, और वो ये है कि खेती में जल की आवश्यकता को कैसे सीमित किया जा सकता है। फहीम साहब, आपने बड़ा ही माने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है। जी। अभी हम जल का बात कर रहे थे और जल की आवश्यकता की बात कर रहे थे, या जल के उपयोग का बात कर रहे थे। यदि आप देखें तो भारत नहीं, विश्व में भी जी। जो कुल जल का उपयोग होता है, इस कुल जल के उपयोग में भारत में करीब करीब 70% जल का उपयोग जो है केवल और केवल खेती या कृषि आधारित चीज़ों के लिए होता है। तो अब जिस उपयोग में कुल जल का 70% उपयोग होता है, उस क्षेत्र में आपको जल को ज़्यादा संरक्षित करने की ज़रूरत है। जी। और ज़्यादा संरक्षित करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जल की मितव्ययिता एवं उपयोगिता अच्छे प्रतिशत में यदि, जिसको बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी, यदि बढ़ाया जाए तो खेती किसानी से बहुत सारा जल बचाया जा सकता है। और वो बचा हुआ जल जो है, आज आप देख रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में जल की आवश्यकता को लेके बड़ी मारामारी है, या हमको पेयजल के लेके भी बड़ी मारामारी है। तो यदि हम देखें कुल जल का उपयोग, उसका 70-75% जो है खेती में इस्तेमाल होता है, 10% 12% जो है वो घरेलू उपयोग में आता है पेयजल के रूप में या दूसरे जलों के रूप में, और 10 से 12% जो है आपका औद्योगिक जल का जरूरत है। तो मेरा कहना है यदि खेती बाड़ी में, खेती किसानी में यदि हम जल का वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सके तो हमारी जो 10% 12% दूसरे क्षेत्रों की जल की आवश्यकता है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो ऐसा सेक्टर है जहाँ से वाटर यूज एफिशिएंसी को कम से कम 20 से 25% बढ़ाने की जरूरत है। इससे हमारे आने वाले समय में हमारे जो जल की कमी है उससे निपटने में बड़ा मदद हो सकता है। जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक ऐसा कार्यक्रम, यानी कि लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो ऑन सस्टेनेबिलिटी।
ऑफ एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये सारी बातें आपसे हो रही हैं और आज हमारे बहुत सारे आरजेज हैं, आपसे बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक पे बात होगी। और आज कुछ ही देर पहले मैं अपने मेहमान से बात कर रहा था, डॉक्टर गोस्वामी थे। बात चल रही थी क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब बात हो रही है उस पानी के बारे में कि जिसके बगैर ज़िंदगी संभव नहीं है मेरे दोस्त। और पानी को फिजूल में आप बर्बाद ना करें, यही पैगाम रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपको देता है। वैसे तो आप खुद ही इतने समझदार हैं, लेकिन फिर भी आपको जगाने का काम करता है रेडियो मानव रचना। तो आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं सवालों का सिलसिला जारी रखूंगा। अभी मैंने सवाल किया था खेती बाड़ी को लेकर, और आप जानते हैं कि भैया अगर घर में सब्जी बननी है तो आपको सब्जी की दुकान पर जाना पड़ेगा, और सब्जी वाले जो है सब्जी लेकर के आते हैं मंडी से, और मंडी में जो सब्जी आती है वो हमारे किसान भाई हैं, बड़ी मेहनत करके उसको उगाते हैं, तब कहीं जा कर के हमको 2 वक्त का खाना मिलता है। तो दोस्तों वो जो फसल होती है, जो उगती है, जो सिंचाई की बात करें, उन सब में पानी की ज़रूरत होती है। पानी ना हो तो बताइए सब्जी कैसे उग सकती है। इसलिए पानी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको बचाने का हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। और जैसा कि अभी बहुत सारी बातें हमारे मेहमान ने बताई हैं आपको पानी को लेकर के, लेकिन एक साथ ही साथ सवाल यहाँ पर और बनता है मुखर्जी साहब, अगर हम ये औद्योगिकरण की बात करें, जो बहुत सारे कारखाने फैक्ट्री हैं, बढ़ते औद्योगिकी की बात करें, तो जल की आपूर्ति कैसे संभव है? सर, जल की आपूर्ति मैंने अभी आपको बताया कि जल की आपूर्ति औद्योगिकरण तो बढ़ता ही रहेगा। हमारे देश में अभी जल की रिक्वायरमेंट औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% के लगभग है। लेकिन यदि हम विश्व की बात करें, विश्व में जल के रिक्वायरमेंट औद्योगिकरण के लिए या औद्योगिक क्षेत्र में वो करीब करीब 15% तक पहुंच गया है। तो आने वाले समय में हमारे देश को भी यदि विकसित राष्ट्र के रूप में बनना है, विकसित राष्ट्र जो कि बनना चाह रहा है भारत, तो उसमें हमारे यहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र में पानी की आवश्यकता बढ़ना लाजमी है। तो इसके लिए हमको अपने खेती में, अपने घरेलू क्षेत्र में पानी के मितव्ययिता और वाटर यूज एफिशिएंसी, इन दोनों को अपनाने की पूरी पूरी जरूरत है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा चीज है वो है हमारे अवजल, या जिसको बोलते हैं हम वेस्ट वाटर, इसके मतलब साइकिल या रिसाइकलिंग या पुनर्उपयोग के लिए वाटर को क्लासिफाई करने की ज़रूरत है। हमें अपने जल की टोटल क्लासिफिकेशन करके पेयजल को अलग और अलग अलग उपयोग के जल की किस तरीके की गुणवत्ता की ज़रूरत है, इसको निकालने की ज़रूरत है। जब हम अपने अवशिष्ट जल को या वेस्ट वाटर को यूज़ करेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट स्वच्छ जल के प्रति घटेगा, तो हम इसका इस्तेमाल औद्योगिकरण के लिए कर सकेंगे। डॉक्टर मुखर्जी साहब इतनी अच्छी अच्छी आप बातें बता रहे हैं, पानी रखा है सामने, आप पी सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए दोस्तों, पानी की बात चल रही है और डॉक्टर साहब कितनी अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं। गला सूख गया होगा तो ख्याल रखना मेरा ही काम बनता है ना। चलिए, अगर आपको भी प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए। अच्छा, यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता है मुखर्जी साहब। होता क्या है, अगर आप किसी के घर जाते हैं, मैंने कई बार नोटिस किया है, मैं घर गया, आइए आइए, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जो स्वागत होता है आपका, उसके बाद आपके लिए पानी पेश किया जाता है गिलास में। अच्छी बात है, लेकिन पानी जो पेश किया जाता है, आपको उतनी प्यास नहीं है, लेकिन आपको पूरा भर के गिलास दिया जाता है और पानी छोड़ देते हैं। तो मेरा यहाँ पर भी ये कहना है आप लोगों से कि पानी आप दीजिए जितनी प्यास है, क्योंकि वो पानी के ऊपर बाद में फेंक दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है। खैर, एकदम मुझे बात याद आ गई, क्योंकि कई जगह पर मैं गया और मैं कहता भी हूँ फिर डॉक्टर साहब उनसे कि मुझे आप प्लीज़ पहले ही बोल देता हूँ कि पानी कम दीजिएगा, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। और सर्दी में तो पानी ज़्यादा पिया ही नहीं जाता। आपने पानी पी लिया ना? इसी सिलसिले में मैं बताऊं, एक अच्छा कदम ये था, आपको ध्यान होगा आज से कुछ साल पहले जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो 1 लीटर या 2 लीटर की बोतलों में ही आती थी। जी। धीरे धीरे लोगों को इस चीज का महसूस हुआ, उन्होंने छोटे छोटे पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, आधा लीटर, पाव भर की बोतलिंग शुरू किया ताकि वेस्टेज कम से कम हो सके। ये एक अच्छा उदाहरण है। जी जी जी। अच्छा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जल ही जीवन है, तो क्यों है जीवन?
अक्सर लोगों से सुना होगा आपने कि जल ही जीवन है, इसकी हिफाजत करो, इसको अपनी ज़िंदगी में बर्बाद मत करो। ये तो बात आप बहुत सारे सुनते होंगे, बहुत सारे रेडियो स्टेशन आपको ये वाली बातें बताते होंगे, बहुत सारे टीवी स्टेशन आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताते होंगे कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बात सबकी ठीक है, लेकिन उस पे अमल कितना है, ये ज़्यादा अहम बात है। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं, तो पानी हमारे अस्तित्व की एक तरह से कह सकते हैं कि बुनियाद है, नींव है। और मानव शरीर को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूरे 1 सप्ताह तक बिना किसी भोजन के जिंदा रह सकते हैं। देखिए, बात मैंने शुरू में कही थी, दोबारा फिर कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हम पूरे 1 सप्ताह तक बिना किसी भोजन के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 3 दिनों तक भी जिंदा नहीं रह सकते बरखुरदार। इसके अलावा हमारे शरीर में ही 70% पानी शामिल है। बदले में ये हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने में हमारी मदद करता है। इसलिए मेरे दोस्त, पानी को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी फिजूल में बर्बाद ना करें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और यही कहना चाहते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर मुखर्जी। अब सवाल करूँगा आपसे मैं शहरी क्षेत्र के बारे में और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। देखिए, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत आज भी अधिकतर गाँव में बसता है, ये सब जानते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की जल आवश्यकता कैसे भिन्न है, कैसे अलग-अलग है? ठीक कहा फहीम साहब, हमारा जी, देश जो है ग्रामीण क्षेत्रों से प्रधान रहा है, जी। लेकिन तस्वीर बदल रही है। हुँ, और एक स्टडी कहता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जी। करीब करीब 50% हमारी आबादी जो है वो शहरी हो जाएगी। हाँ। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, पानी की बुनियादी आवश्यकता तो एक होती है, पीने, खाना बनाने, ये सब के लिए। लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारी खेती किसानी जो है मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र में होती है। हुँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में मूल रूप से जो आपके किसानी के लिए, खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जी। जबकि शहरी क्षेत्र में आपको रहने के लिए जो घरेलू पानी है वो, और औद्योगिक वाटर, ये दोनों की ज़रूरत होती है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ, जहाँ पर हमको औद्योगिकीकरण है, जहाँ घरेलू पानी निस्तार होता है, हुँ, तो हमारा जो वेस्ट वाटर या ग्रे वाटर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से ज़्यादा निकलता है। जी। और जो खेती किसानी ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ खेती किसानी मेनली होती है, वहाँ से हमारे को जो अवशिष्ट जल या ग्रे वाटर या वेस्ट वाटर है वो कम निकलता है। हुँ, तो इस तरीके से यदि हम देखें, तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की पानी की आवश्यकता अलग अलग है, जी। और ये निस्तारी जल की भी आवश्यकता अलग अलग है। जी। इसलिए यदि आप देखें, बहुत सारे जगह में अब जो है शहरी जल में जहाँ पर ज़्यादा के ज़्यादा पानी इस्तेमाल होने लगा है, जी। क्योंकि 50% आबादी यहाँ आ गई है, हुँ। लेकिन शहरी क्षेत्रफल कम है। तो 50% आबादी कम जगह में रह रही है, तो वहाँ पानी के इस्तेमाल की ज़रूरत ज़्यादा है, तो जी। ग्रे वाटर ज़्यादा जनरेट होता है। तो इन ग्रे वाटर को क्लीन करके हम ग्रामीण क्षेत्र में ले जा रहे हैं, ताकि हम एग्रीकल्चर में, किसानी में, इरिगेशन में इसका इस्तेमाल कर सके। बदले में ग्रामीण क्षेत्र से शुद्ध जल का एब्स्ट्रैक्शन करके, दोहन करके हम शहरी क्षेत्र में भेजते हैं, ताकि वहाँ जीवन को बचाया जा सके, वहाँ की आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। और इसी सिलसिले में जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, तो वो वाला, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, कुल उपयोग का 70% खेती किसानी में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पीछे जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि हम 3 दिनों तक भी ज़िंदा नहीं रह सकते अगर हमें पानी नसीब ना हो। इसके अलावा हमारे शरीर में ही 70% पानी शामिल है, और बदले में ये हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस तरह से पर्याप्त पानी की कमी या दूषित पानी की खपत मनुष्यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है मेरे दोस्त। इसलिए पानी की मात्रा और गुणवत्ता जो हम उपभोग करते हैं,
वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमारी दैनिक गतिविधियाँ पानी के बिना अधूरी हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी पानी के बगैर अधूरी है। चाहे हम सुबह उठ कर के ब्रश करने जाएँ या नहाने जाएँ या अपने भोजन को पकाने की बात करें, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पानी का ये घरेलू उपयोग हमें इस पारदर्शी रसायन पर बहुत निर्भर करता है और इसके अलावा बड़े पैमाने पर उद्योग बहुत सारे पानी का उपभोग करते हैं। उन्हें अपनी प्रक्रिया के लगभग हर चरण के लिए पानी की ज़रूरत होती है और ये हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले सामानों के उत्पादन के लिए भी आवश्यक है, ज़रूरी है। लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से आपको बताया था हमारे मेहमान ने और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुखर्जी जो बात कर रहे हैं वाटर को लेकर, पानी को लेकर। लेकिन एक शब्द है वर्चुअल वाटर। अब ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ मुखर्जी साहब कि ये वर्चुअल वाटर क्या है? सर, ये वर्चुअल वाटर शब्द जो है ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है। एक्चुअली देखिए कि हर चीज पृथ्वी पे जिसका भी उत्पादन होता है, चाहे वो आप खेती में अपने अन्न का उत्पादन कर रहे हो जी। या फैक्ट्री में कोई चीज की उत्पादन कर रहे हैं, आपकी अपनी कमीज पहने हो या जींस पहने हो, चश्मा लगाए हो या आप टोपी पहने हो, इन सब के उत्पादन में एक पानी जुड़ा होता है जिसको कि हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वाटर फुटप्रिंट। जी। अब जब किसी पदार्थ को उगाने में मान लीजिए एक केजी धान आपको उगाना है, चावल आपको उगाना है, तो आपको जितना पानी डालना पड़ेगा। अब यदि आपने 1 किलो धान या चावल एक्सपोर्ट किया, चाहे देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर भेजा या किसी राज्य से दूसरे राज्य भेजा या एक देश से दूसरे देश भेजा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1 केजी चावल नहीं भेजा, उस चावल को उगाने में जो पानी लगा उसको भी उसके साथ भेजा। तो ये है आपका वर्चुअल वाटर, मतलब उसके वाटर फुटप्रिंट के बराबर का पानी उसके साथ जुड़ गया और वो उसके साथ चला, तो इसको हम वर्चुअल वाटर और उस प्रोडक्ट का वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं। जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो पर्यावरण के लिए जरूरी है, ऐसे ही वाटर फुटप्रिंट हर वस्तु के उत्पादन को सीमित करने की बहुत जरूरत है। जब हम जल संरक्षण का बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा के हम हर प्रोडक्ट का वाटर फुटप्रिंट कितना कम कर सकते हैं। ये इस तरीके से कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी का भी निर्माण हो सकता है और वर्चुअल वाटर का रूप में हम कम से कम चीजों को दूसरी जगह भेज सकेंगे। अच्छा, अभी आपके इतने जो आपने अभी बात करी है, आपने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया वाटर फुट, और ये वाटर फुट प्रिंट को कम कैसे कर सकते हैं? सर, वही मैंने जैसे आपको बताया ना, उपयोगिता क्या, जैसे आपको मान लीजिए किसी फैक्ट्री में एक जीन्स बनाना है, पैंट जी। अब उस जीन्स पैंट की धुलाई, उसके धागे की रंगाई और विभिन्न प्रक्रियाओं में जितना पानी इस्तेमाल हुआ उसको उसका वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं। अब हमको तकनीकी रूप से ऐसे उन्नत तकनीकों को खोजना है जिससे कि ऐसे पानी के उसके उत्पादन में घट जाए। मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। आज से कुछ समय पहले तक हमारे जो सीमेंट बनती थी वह वेट प्रोसेस से बनती थी, मतलब उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी। अब धीरे धीरे सीमेंट उत्पादन की नई तकनीक आ गई और वो ड्राई प्रोसेस से बनने लगा। तो इस तरीके से जब उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया तो सीमेंट बनाने के प्रति बोरे सीमेंट में वाटर फुटप्रिंट घट गया। तो ये है आपका वाटर फुटप्रिंट का महत्व। जी, चलिए भाई, इस बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। अब देखिए समय थोड़ा सा कम रह गया है मुखर्जी साहब, इसलिए मैं सवाल तो बहुत सारे करना चाहता था लेकिन समय 1 घंटे का ही मिला है हम लोगों को। एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ मुखर्जी साहब, और वो सवाल है एसडीजी को लेकर। एसडीजी 6 के बारे में आपसे मैं मालूम करना चाहता हूँ कि एसडीजी 6 का क्या महत्व है और इससे हमारा क्या, या इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है?
देखिए एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जी, ये हमारे विश्व में इस पर पूरी सारे दुनिया के देश इस पर एग्री किए हैं जी, और इसमें बहुत सारे एसडीजी गोल्स बनाए गए हैं, जी, 17-18 से ज़्यादा। और उसमें से एसडीजी 6 जो है वो जल एवं स्वच्छता पर आधारित है, वाटर एंड हाइजीन। जी, तो एसडीजी 6 जो है उस पे काम करना हमारे देश के सरकार के लिए, हर समाज सेवी संगठन के लिए मैंडेटरी बना दिया गया है। अब जैसे मानव रचना शैक्षणिक संस्थान ही है, हम यहाँ पर भी एसडीजी 6 के तहत कितना अच्छे से जल एवं स्वच्छता को बरकरार रख सकते हैं, इस पे काम करते हैं। विश्व के विभिन्न उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को एक कार्यक्रम मिला हुआ है, इसके आधार पर उनकी रैंकिंग होने लगी है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार मानव रचना ने अपने पहले प्रथम प्रथम प्रयास में ही एसडीजी 6 के तहत 100 से 200 वाले स्लॉट के अंदर अपना नाम दर्ज कर लिया है। वाह। हमारे यहाँ जो कैंपस है, कैंपस में जल को बहुत अच्छे से बचाया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। जो हमारी टॉयलेट का वाटर है या बाथरूम का वाटर है, इसको रिसाइकिल करके हम बागवानी में इस्तेमाल करते हैं, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इस तरीके से हमारे जितने भी नल हैं, पेयजल के नल, उसमें हमने वाटर एफिशिएंट फिक्सचर लगाया हुआ है। इस तरीके से हम पानी को कम कर उसका इस्तेमाल कम करते हैं और एसडीटी 6 जो है स्वच्छता एवं जल के जो मार्गदर्शन है उसके तहत काम करते हैं। जी। अच्छा, एक छोटा-सा और मेरे ख़्याल से आखिरी सवाल होगा ये, जल एवं जल संसाधन। सर ये दो शब्द है, जल एवं जल संसाधन। इसमें बारीकी से समझ पाना बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए जल माने जल है, जब भी हाँ। कोई भी पानी हो उसको हम जल बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप जल संसाधन बोलते हैं ना, हुँ। तो इसके साथ कुछ गुणवत्ता जुड़ जाती है। जी। तो मतलब जल संसाधन तब बनता है जब वो जल जो है आपके किसी न किसी रूप में अवेलेबल हो आपको समय पे और उसकी गुणवत्ता वैसी हो जैसे आपको चाहिए। जी। तो जैसे मैंने बताया हाइड्रोस्फीयर में पूरा जल है, जी। लेकिन उसके अंदर हम स्वच्छ जल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमारा जल संसाधन है जो हम उपयोग हम कर सक रहे हैं। जो पूरे जल में, जैसे मान लीजिए पहाड़ की चोटियों में बर्फ बना हुआ है, तो वो संसाधन से बाहर है, क्योंकि वो है तो उपलब्ध तो है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। तो लेकिन समय पे उपलब्ध हो और हमारे क्वालिटी के जिस तरीके की गुणवत्ता चाहिए उस तरीके से उपयोग में के लिए उपलब्ध हो, तब उसको हम जल संसाधन बोलते हैं। तो जल, किसी भी जल जो भी पानी है उसको तो हम जल बोलते हैं। संसाधन तब बनता है जब उसकी गुणवत्ता और समय दोनों जुड़े होते हैं उसके साथ। जी, एक बात अभी ज़हन में आ गई है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और वो ये है कि जल विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए कौन-कौन से मतलब उपलब्ध हैं? हाँ सर, जी। बहुत सारे विधियाएं उपलब्ध हैं जी, जो जी। भी आज के समय में वाटर टेक्नोलॉजी इज ए ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। जी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हर 10 में से करीब 5 लोग जल या जल से जुड़े हुए जीविका में आश्रित है। तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंट फिक्सचर, वर्चुअल वाटर, वाटर मॉडलिंग, ये सारे शंकाएं हैं जिस पे बच्चे छात्र जो रुचि रखते हैं वो जा सकते हैं। पर्टिकुलरली विज्ञान के अलावा जल पे रुचि रखने वाला, जल जो है चूंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ तंत्र है, जी। कला एवं वाणिज्य के बच्चों के लिए भी जल से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। कला संकाय के बच्चे जो हैं वो जो है आज के डेट में आईसी के माध्यम से, जिससे कि लोगों के स्वभाव में बदलाव होता है, उसमें जा सकते हैं। वाणिज्य के बच्चे जो है वाटर यूज एफिशिएंसी में जा सकते हैं। साइंस के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे सब इसमें जल को अपने कैरियर के रूप में अपना सकते हैं सर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आखिर में जब कोई मेहमान आता है तो उससे कोई ना कोई एक पैगाम मैं ज़रूर लेता हूँ अपने सुनने वालों के लिए, क्योंकि सुनने वालों को भी इंतज़ार होता है कि हमारे लिए क्या संदेश है। तो आपकी तरफ से डॉक्टर मुखर्जी जी,
क्या संदेश है हमारे श्रोताओं के लिए? सर मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, उसको इस तरीके से बोलते हैं, हमको प्राकृतिक रूप से रेन वाटर मिलता है हम्म, और हम उसको ड्रेन में बहा के ड्रेन वाटर बना देते हैं। हम्म, तो सर यदि मेरी सबसे आग्रह है कि डोंट मेक रेन वाटर टू ड्रेन वाटर, जी, आप अपने वर्षा के जल को बचाइए और उसको अवशिष्ट जल या वेस्ट वाटर के रूप में कन्वर्ट होने से बचाइए। यदि ये हम कर सके, हर नागरिक कर सके, तो ये मेरे तरफ से मतलब एक अरे वाह! तरीके से मेरे अपने जीवन का, मैंने जितना भी जल पे काम किया है, मेरा अपना मानना यही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। देखिए दोस्तों, पानी बहुत सीमित है, ये एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। इसके अलावा हमें इस तथ्य को महसूस करने की ज़रूरत है कि पानी की बहुत याद है, लेकिन ये सभी उपभोग करने के लिए सुरक्षित नहीं है। हम दैनिक आधार पर पानी से बहुत कुछ कार्य करते हैं। संक्षेप में अगर कहूँ तो पानी के अनावश्यक उपयोग को एक बार में रोक दिया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को पानी के संरक्षण और संतुलन को बहाल करने के लिए काम करना चाहिए। अगर नहीं किया तो हम सभी जानते हैं कि परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर मुखर्जी, आप हमारे साथ रहे, इतने अच्छे लोगों को जानकारी दी। आपका रेडियो की टीम की ओर से, सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।